अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा ये पेपर है एएस लेवल केमिस्ट्री 9701 फरवरी मार्च 2020 का। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन चेक करने इस पार्टिकल के जो कि आयरन का आइसोटोप है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसका मास नंबर इसने बताया कि 54 है और चार्ज इसके ऊपर +3 है। तो अगर इसके प्रोटॉन चेक करें तो आपके पास 26 होंगे। इस तरीके से अगर इसके न्यूट्रॉन की बात करें तो हमें माइनस करना होगा, तो 54 माइनस 26 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर आ जाएगा 228। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसने 3 लूज़ किए हमें, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अभी इस वक्त लूज़ कर दिए तो 23 होंगे इसमें। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन विच हाइड्रोकार्बन हैज़ विच फॉर द विच हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला इज सेम। तो देखते हैं, ब्यूटेन का फार्मूला बन जाएगा C4NH10, ठीक है, 2n+2 वाला होता है। इस तरीके से इसका बन जाएगा आपके पास C2NH6। पेंटीन है तो C5 हो जाएगा एंड H हो जाएगा 10, जबकि इसका हो जाएगा C3NH8। तो देखें, इसको हम एम्पिरिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट बिकम्स C2NH5 हो जाएगा, डिफरेंट है इसका CH3 हो जाएगा, एम्पिरिकल हो सकता है इसका भी। इसका हो जाएगा CH2, ये भी हो सकता है, जबकि इसका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं बन सकता। ये दोनों नंबर 3 और 8 किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसका फार्मूला यही रहेगा C3H8। बाकियों में इसमें डिवाइड होता था, 2 से डिवाइड किया हमने, दोनों डिवाइड हो रहे थे, इसमें भी 2 से और इसमें जो है 5 से, दोनों डिवाइड हो रहे थे। ठीक हो गया जी। तो ये क्वेश्चन इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो बन जाएगा आपके पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसने कहा विच मॉलिक्यूल डज नॉट हैव 90 और 180 का एंगल। तो आपके पास, आपको पता है कि ये एल्केन है, मतलब ऐसा, तो इसमें सारे एंगल्स जो हैं वो 109.5 के होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि लीनियर मॉलिक्यूल होता है, तो 180 इसका एंगल होगा। PF5 की बात करें, PCl5 का ही बहन भाई है ये, तो इसमें आपको पता है कि एक तो 120 का एंगल होता है, ठीक है, यहाँ पर, और फिर जो है आपके पास 90 का एंगल भी होता है इसमें। तो इस जगह पे 120 का एंगल होता है, 120, और फिर यहाँ से यहाँ का 90 होता है। तो इसमें 2 एंगल्स होते हैं, 90 एंड 120। SF6 में आपको पता है कि सारे एंगल्स जो है 90 के होते हैं, तो SF6 सारे एंगल 90 के हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये आपके पास बेसिक शेप्स ही हैं तकरीबन। तो उसने कहा कि 90 और 180 ना हो, तो 90 नहीं होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए, 180 नहीं होना चाहिए, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंथैल्पी से रिलेटेड है। 2 आपको इक्वेशंस की उसने बता दी, इंथैल्पी चेंज, और इसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने है ये चीज़, ये जब HCl से रिएक्शन करती है तो इससे NaCl और ये बनता है, तो हम इसको रिएक्शन अगर करवा दें HCl के साथ, ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा इससे NaCl एंड H2O एंड CO2। सिमिलरली आप इसको गौर से देखें तो इसको अगर HCl सिलेक्शन करवा दें तो फिर ये चीज़ें बन रही हैं आपके पास। तो ये रहा आपके पास, इसको भी HCl सिलेक्शन करवा दिया हमने, तो आपके पास ये बन जाएगा। अब क्योंकि हमें बेसिक इक्वेशन जो है इसी को देखना था, इसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। आपके पास यहाँ पर 1 मोल था, यहाँ पे 2 मोल्स हैं सिमिलरली ये, तो ये एरो हमें खुद से खींचना होता है यहाँ पर। तो हमने ये एरो इस तरीके से लगा दिया। ये एरो साथ है हमारे, क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं, ये भी नीचे आ रहा है, जबकि ये वाला जो है हम ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे आ रहा है, ये रिवर्स हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है दैट इज़ -38.97, जबकि इसकी वैल्यू जो है -96.59। अब इसका क्योंकि 1 मोल है, इसके 2 मोल हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका 1 मोल था, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा करने की वजह से हमारे पास जो मामला बन जाएगा दैट इज़ इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको हमने करना है 1 से मल्टीप्लाई, और फिर साइन का भी इशू रहेगा। तो आपके पास ये आ जाएगा 2 इंटू -38.97, ऐसे ही रहेगा, और वहाँ पर हो जाएगा आपके पास +96.59, और जो है बीच में हम लगा देंगे प्लस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा H जो है वो आ जाएगा, एंड दैट इज़ पॉजिटिव में आएगा, एंड दैट इज़ 18.65।
नेक्स्ट में आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी थी, तो आपके सामने है। तो देखें इसमें पहले वेनेडियम की निकालनी है, तो वेनेडियम की ये वाली तो पक्की है, तो उसने भी सारे पक्के दिए हैं। फिर जबकि इसकी निकालनी है तो निकाल लेते हैं, अभी 1 मिनट के अंदर निकल आएगी। नेट चार्ज हो गया +1, 2 ऑक्सीजन की वजह से हो जाएगा -4, इसको कर दिया x, तो x का आंसर हो जाएगा -4 वहाँ जाके +4 हो जाएगा, तो आपके पास +5 इसकी ऑक्सीजन स्टेट आ रही है यहाँ पर। सल्फ़र की बात करते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड में एंड इसमें, तो इसमें आपके पास नेट चार्ज जो है 0 है, 2 की वजह से -4, इसको x किया तो इसका आंसर आ गया +4, तो आपके पास ये +4 था यहाँ से। और यहाँ पे जाके देखते हैं तो नेट चार्ज हो गया आपके पास -2, 4 ऑक्सीजन की वजह से हो जाएगा -8, इसको x किया, आंसर आ जाएगा इसका +6। तो यहाँ से +6 करना है इसको, तो जहाँ पे पूरे के पूरे रो डी में मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसने कहा कि इसका यूनिट क्या होगा। अगर इसकी एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन में आपको पता है कि सॉलिड स्टेट सिंबल नहीं आता, सो काट देना आपने। तो आपके पास Kc का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो हो जाएगा आपके पास, ये ऊपर आ जाएगा कॉम्प्लेक्स, जो इसका 1 मोल है NH3 एंड 1 Cl आ जाएगा, एंड नीचे आपके पास आएगा सिर्फ NH3 रिएक्शन में से, इसकी पावर 2 होगी। अब आपको पता है कि ऊपर जो है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी और नीचे आपके पास m की पावर 2 आ रही है, ऊपर भी पावर 2 आ रही है, तो आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट कोई नहीं आएगा। ये m मींस मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को रिपोर्ट किया हुआ था, ठीक है। तो दोनों तरफ आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल्स बराबर है, तो नो यूनिट इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसको हमने लिखना ही नहीं था एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सोडियम अजाइड जो है उससे कितनी नाइट्रोजन बनेगी, ये क्वेश्चन है। तो क्वाइट सिंपल, उसने कहा कि इतने ग्राम सोडियम अजाइड लिया, ये रहा सोडियम अजाइड, इसके बारे में जो बात कर रहा है दैट इज़ ग्राम, एंड ग्राम लिख दिया हमने, ठीक हो गया जी। और पूछा किसके बारे में है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के वॉल्यूम की बात की है तो डेसीमीटर क्यूब लिखना है हमें, और फिर डेसीमीटर क्यूब लिखना है। तो हमने बताया था आपको, कई दफ़ा बता चुके हैं कि पहली लाइन जो इक्वेशन से आएगी हमारे पास, दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो इक्वेशन से इसके 2 मोल की जगह पे इसका लिखना है, 2 मोल की जगह पे इसका मास लिखना है। तो 1 मोल का मास जो है वो इसके MR के बराबर होता है, तो इसका MR बन जाएगा 3 नाइट्रोजन मतलब 14 × 3 42 हो जाएगा, और सोडियम इतना होता है तो ये हो जाएगा 5 और ये 6 65, तो 2 मोल का मास हो जाएगा 2 × 65, जबकि यहाँ पर हो जाएगा 3 × 24, 1 मोल का वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब होता है। यहाँ पे लिखा हमने 150, यहाँ पे लिखा x, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 72 × 150 एंड डिवाइड बाय 130, तो ये बन गया है हमारा आंसर 83। इसके बाद आपके पास कह रहा है कि ये N+N5+ का जो है, इसमें से कौन सा पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है वो सही शो कर रहा है, मोस्ट लाइकली अरेंजमेंट। देखिए कोशिश ये होनी चाहिए इसमें, जब भी आपके पास कोई मॉलिक्यूल बनेगा उसको अपना आउटर शेल कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो ऐसा कोई जिसमें आपके पास नाइट्रोजन के मैक्सिमम 8 पूरे आ रहे हों, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है तो उसके सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, तो उसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं। तो देखें इसमें आपके पास 2 आए हैं, 4 हो गए, 6 हो गए, ठीक है, इसके 8 पूरे नहीं हो रहे। फिर इसको दूसरे वाले को देखते हैं तो 2 हैं, और फिर 4 और 6 और 7 हो रहे, इसके भी पूरे नहीं हैं। फिर 2 4 6 और 8 इसके पूरे हो रहे हैं आपके पास, इन दोनों के पूरे नहीं थे, ठीक है। इस तरीके से आपके पास जो है नेक्स्ट वाले को अगर देखते हैं तो 2 हैं, फिर 4 हैं, फिर 6 हैं, इसके भी पूरे नहीं हो रहे। तो इसमें आपके पास मैक्सिमम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हो रहे। तो हम शुरू करते हैं दोबारा से नेक्स्ट वाले में। तो हमारे पास नेक्स्ट वाले में आपके पास 2 4 और 6 7 हो रहे, ये भी पूरा नहीं हो रहा। इधर आते हैं 2 4 6 और 8, ये पूरा हो रहा है, इसको हम और आगे चेक, दूसरे वाले को भी चेक करते हैं। तो फिर 2 4 6 और 8 इसके भी पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन्स। अगले वाले मूव करते हैं, तो नेक्स्ट वाले में हमारे पास आ जाएगा 2 इसमें हैं, 2 इसमें हैं, 2 इसमें और 2 इसमें, 8 पूरे हो रहे हैं इसके भी, ये भी सेट हो गया। आगे वाले में आते हैं, अब आपके पास जो है फिर इसको देखते हैं तो 2 हैं, 4 है, 6 हैं और 8 इसके भी पूरे हो गए। और आखिरी वाले को देखते हैं तो इसमें हमारे पास 2 4 6 और 8। तो देखें हमने जो कहा आपको कि कोशिश ही करेगी इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स इनकी सराउंडिंग में आ जाए, तो इसमें सारे नाइट्रोजन के पूरे हो रहे हैं, तो यही आंसर बनेगा। बाकी जो है हम इसको ऐसे क्वेश्चन को पूरे को चेक करने से मतलब ये सब ना चेक करें, आप पहले देखें कि इसके पूरे हो रहे हैं या नहीं, इसके नहीं पूरे छोड़ दें इसको। फिर तो जिसमें पूरे हुए थे हम यहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ पे देखें तो फिर पूरे नहीं हो रहे, 7 हो रहे हैं, तो इसको भी नहीं देखना था, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबके पूरे हो रहे हैं, ऑक्टेट का सबका कंप्लीट हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कह रहा है कि इतना टेम्परेचर है, इतना प्रेशर है, तो आरटीपी से जो कंडीशन हट गई है तो पीवीएनआरटी आपको लगाना पड़ेगा। तो पीवीएनआरटी जो है हमारे पास होता है पी एंड फिर वी एंड फिर एन एंड फिर आरटी, राइट ना। मास की बात आ रही है तो हमें इसको मास इसमें इंट्रोड्यूस करवाना हो तो हमारे पास मोल की जगह पे बन जाएगा मास अपॉन एम आर। सेट हो गया। निकालना क्या है प्रेसिपिटेट वॉल्यूम, तो वी को यहीं पे रख देंगे, एम आर टी, और एम आर इसके नीचे था और जो प्रेशर था वो इधर आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, मास का 1.8 है, आर की वैल्यू डेटा बुकलेट से 8.13 या 8.31 8.13 होती है, शायद 31 होती है। टेम्परेचर जो है आपको केल्विन में कन्वर्ट करना था तो 273 इसमें ऐड कर देता हूँ, तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, एक चला गया तो 5, तो ये हो गया 500 डिग्री केल्विन। नीचे आते हैं, एम आर इसका 18 होता है, वो आएगा। प्रेशर जो है हमें पास्कल में लेना होता है, ये किलो पास्कल दिया है तो आपने लिखा 200 एंड 000, तो ये आपके पास बन गया। इसको अब कर लेते हैं सॉल्व। जो आपके पास आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में ही आएगा और हमें दिया भी मीटर क्यूब में ही है, राइट। तो चेक करते हैं इसको, और इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 1.8 इंटू 8.31 इंटू 500, ये हो गया, डिवाइड बाई 18 कर देना है एंड फिर आंसर को डिवाइड कर देंगे 200 1 2 3, तो ये आ गया है 2.0 - 3 पावर -3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, इसको करते हैं स्टार्ट। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये बैलेंसिंग की बात हो रही है, ये हाफ सेल एंड फुल सेल वाली इक्वेशन का मामला हो रहा है। तो इनको हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये हो गया एरो, ठीक है, एरो को देखते रहिएगा। आपके पास मैंगनीज जो है दो जगहों पे आ रहा है, एक ये रहा और एक ये रहा, राइट, ये से लिखा हुआ है इधर। तो हमने क्या करना है, इसकी बात पे बिलीव नहीं करना, हम ट्रायल पे नहीं जाएंगे बल्कि इसको कर ले सॉल्व तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसमें आपके पास बेसिकली हो ये रहा है कि मैंगनेट जो था ना वो कन्वर्ट हो रहा है मैंगनीज +2 में, ठीक है। पहले इसकी हाफ सेल को बैलेंस करें तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें 4 पानी लगाने पड़ेंगे यहाँ पर, और उसको बैलेंस करने के लिए हमें 8H पॉजिटिव लगाने पड़ेंगे। और फिर हम चार्ज की बात करें तो इस तरफ चार्ज जो है +2 आ रहा है, इस तरफ 0, तो +2 हो गया इस तरफ। इसका +8 एंड -1, ये -1 है, सॉरी, ठीक है, -1, तो -1 +8 मतलब +7 इस तरफ आ गया। सिमिलरली इधर +2 है, इधर 0 है, तो +2, तो इनमें मोर पॉजिटिव साइड ये वाली बन जाएगी, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे तो ये बराबर हो गया। तो पहली इक्वेशन हमने लिख दी। दूसरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास हो जाएगी जिसमें आपके पास ये चीज़ का कन्वर्जन हो रहा है। इसको नोट कर लें कि ये चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमने लिख दिया कि C2H4 जो था वो कन्वर्ट हो गया है C2H6NO2 में। सबसे पहले ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करनी है। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए हमें यहाँ पे 2 वाटर लगाने पड़ेंगे, ठीक हो गया जी। अब रहेगी हाइड्रोजन की बैलेंसिंग। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और ये 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, यहाँ पे 6 हैं, तो यहाँ पर 8 हैं, वहाँ पे 6 हैं, तो 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। हाइड्रोजन की बैलेंस करने के लिए 2H पॉजिटिव करना पड़ेगा आपको। अब इस पर तो नेट चार्ज 0 है, इस पर भी 0 है, तो इसमें आपके पास +2 चार्ज आएगा, 0 + +2 मतलब +2। तो मोर पॉजिटिव साइड पे आपको इलेक्ट्रॉन्स लगाने होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको थोड़ा सा मैं सेट कर दूँ, जगह बना दें इसके लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें सेट हो गया। अच्छा, अब ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, यू कैन सी इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करने के लिए, बराबर करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाली को 2 से, जबकि नीचे वाली को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जो है आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पर ऊपर वाली जगह देखते हैं कहीं पे, तो ये बन जाएगी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2 मैंगनेट एंड फिर 16H पॉजिटिव एंड फिर 2 मैंगनीज +2 एंड 8H2O, जबकि नीचे वाली बन जाएगी आपके पास 10 वाटर, 10H2O एंड 5 C2H4 और फिर एरो, फिर 5 C2H6O2 एंड 10H पॉजिटिव एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन चले गए। उसने पूछा किसके बारे में, उसने पूछा है सिर्फ सी के बारे में ना। यहाँ पर उसने कहा कि वैल्यू ऑफ सी निकालनी है, मतलब हाइड्रोजन आयन कितने होंगे। तो इन दोनों को जब ऐड करना था हमने, तो आपको पता है कि क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी और क्या बचेगा। तो आपके पास यहाँ पर आपको अगर दिखा सकें तो यहाँ पर 16H है, यहाँ पर 10H है। तो ये 10 यहाँ पे आके माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास ये पूरा कट के बाद आपके पास बच जाएगा 6H। तो इसका आंसर जो है हमारे पास डायरेक्ट आ गया कि H जो है C वो हो जाएंगे 6। ठीक है, पूरी इक्वेशन की ज़रूरत नहीं थी, तो करनी आपकी मर्ज़ी है। हमें सिर्फ H आइन चाहिए थे, तो चूँकि 6 बचेंगे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपके सामने इक्वेशन है, तो वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम यील्ड विच रो डिस्क्राइब द इफेक्ट एंड नेम कंडीशन ऑन इक्विलिब्रियम यील्ड, क्या फ़र्क पड़ेगा। कैटलिस्ट से यील्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। हाई प्रेशर ज़्यादा करने से रिएक्शन कम मोल की तरफ जाता है। यहाँ पर 2 मोल्स हैं, यहाँ पर 3 मोल्स हैं, तो यील्ड बढ़ेगी। हाई प्रेशर से यील्ड इंक्रीज़ करेगी। यील्ड प्रोडक्ट के लिए यूज़ की जाती है, इससे लिखा तो नहीं खैर, तो इंक्रीजेस। फिर टेम्परेचर की बात करें तो हैबर और कॉन्टैक्ट के सारे रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आप टेम्परेचर जब ज़्यादा करेंगे तो रेट बढ़ेगा, यील्ड तो नहीं बढ़ेगी। इसकी तो यील्ड बढ़ाने के लिए आपको लो टेम्परेचर यूज़ करना चाहिए। तो इंक्रीजिंग यील्ड, हाई टेम्परेचर नो, इससे यील्ड कम हो जाएगी, डिक्रीज़ करेगी और फिर डिक्रीज़ करेगी। आंसर बी हो जाएगा। ये बात हमें पता होती है कि ये रिएक्शन उसके हैबर और कॉन्टैक्ट के सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक है, तो एक्सो में अगर टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियड 3 के 2 ऑक्साइड है X एंड Y, 1 मोल ऑफ X एडेड टू वाटर, द सोल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ, माशाल्लाह। तो अगर आपको इक्वेशंस याद हैं तो फिर ये काम आसान हो सकता है, नहीं है तो फिर आप लोगों को जाके पीरियोडिसिटी की इक्वेशंस को ज़रा देखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये मसला जो है आपको खुद ख़त्म करना है। इसको खुद से ख़त्म होगा नहीं। तो जैसे अगर इनकी मैं इक्वेशंस की बात करूं तो खैर कहानी लंबी हो जाएगी। वैसे आपको बता देता हूँ, पहले शॉर्टकट में करवा देता हूँ, फिर आपको इक्वेशन भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इसको जब पानी में ऐड करेंगे ना, इसके 1 मोल को, उसने बोला ना 1 मोल ऑफ X ऐड किया आपने, तो आपके पास इससे बनेगा 4 बनेंगे H3PO4। ये बात कंफर्म है, ठीक है, ये पता होनी चाहिए आपको। और इसका जो है हमें एक यूज़ करना है, तो देखते हैं कि बराबर बैठता है कि नहीं बैठता। तो देखते हैं Al2O3, इसका 1 मोल यूज़ करना है। देखें इसके 1 मोल से आपके पास 4 ये बनने, क्या ये न्यूट्रलाइज हो सकते हैं या नहीं। तो देखते हैं, हर किसी केस में होता ये है कि सॉल्ट तो लाजिम बनता है एसिड बेस में, ठीक है। तो सॉल्ट बनाने के लिए क्या करना होता है, एसिड के H हटा दो, हटा दिए, इस पर चार्ज आ जाएगा -3, और एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +3। तो फार्मूला तो यही रह जाएगा। अब आप गौर से देखें, आपके पास P हैं कितने इसमें, 4, तो अली कितने चाहिए होंगे, रेशियो इनका 1:1 का ही है, नो डाउट, ठीक है। तो आपके पास ये बात पता चले कि इसका सॉल्ट तो यही होगा। तो एक एल्यूमिनियम को 1 फॉस्फेट चाहिए होता है, आपके पास फॉस्फेट आपके पास 4 है, तो एल्यूमिनियम भी 4 चाहिए होंगे, आपको 2 मोल चाहिए होंगे इसके। वो कह रहा है 1 मोल से करवा दो, तो ये जो 2 मोल आ गए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बात गलत हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर मैं इसको पानी में ऐड कर दूँ तो आपके पास बनेगा H2SO4, राइट। और फिर आपको इससे रिएक्शन करवाना था, तो देखते हैं आपके पास इसमें भी सॉल्ट बनाना है, तो SO4 जो इस पे चार्ज -2 होगा, और अली पे जो चार्ज होता है दैट इज़ +3। तो फार्मूला अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास Al2SO4 थ्राइस। अब आपके सामने सारी कहानी, इसमें बनना वैसे 1 मोल ही था इसका, वो आपको अभी दिखा भी देते हैं। तो आपके पास रेशियो क्या बन रही है इनकी कि 1 SO4 के लिए, बल्कि 3 SO4 के लिए 2 एल्यूमिनियम चाहिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 3 होंगे, इसके 2 होंगे, तो इसका अगर आपको जो है 1 चाहिए होगा, 3 के लिए 2 चाहिए, तो 1 के लिए आपको चाहिए होगा X। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है, 0.66 मेरे ख्याल में शायद, तो ऐसा कुछ इसका आंसर आएगा। तो ये भी 1 मोल से नहीं हो रहा न्यूट्रलाइज, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। तो आपके पास यहाँ पर इसके लिए एल्यूमिनियम जो है उसको अगर बैलेंसिंग करने की कोशिश करें तो आपके पास यहाँ पर इसके रेशो बनती है, इसका तो 1 ही यूज़ हो रहा है, 2 एल्यूमिनियम आ गए वहाँ पर, जबकि यहाँ पर 3 चाहिए होंगे, और हमारे पास 3 बनते ही नहीं है, ठीक है, 1 बनता है इसमें। तो ये बात आपको बता देते हैं, P4O10 एंड SO3
एंड P4O10। ये अच्छी बात है कि उसने ये दो ही केमिकल यूज़ किए, तो हमें एक इक्वेशन भी अगर आ गई तो हमारा काम हो जाएगा। H2O में जब ऐड कर देंगे इनके 1 मोल को, तो इसमें हमारे पास बनेगा 4H3PO4। और बैलेंस करने की कोशिश करें तो 6 आ जाएंगे, यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है। दूसरे वाले में मिला के लिखना था तो H2SO4। ठीक है, तो आपके पास ये वाली बात समझ लें इसको कि दोनों एक ही चीज़ थी। इसके 1 मोल से आपके पास क्या बनता है, तो अगर आप इसका 1 मोल लेते हैं तो आपके पास ये बनते हैं, 4 लिखे मैंने, और इसका 1 मोल लें तो आपके पास ये बनता है। तो हमारे पास 4 के लिए इसमें 4 एल्यूमिनियम चाहिए थे, 2 मतलब इसके तो करने पड़ेंगे। तो उसने कहा था 1 से न्यूट्रलाइज करवाना है, 1 मोल वाई का आपको यूज़ करना है। तो ये वाली बात जो है पहली भी गलत होगी, सेकंड भी गलत होगी। थर्ड में आते हैं तो फिर काफ़ी काम आसान हो चुका है। तो आपने लिखा फिर H3PO4 4 मोल बनेंगे इसके 1 मोल से, और इसका रिएक्शन किससे करवा रहा है, सोडियम ऑक्साइड से। तो लिखते हैं फिर इसका सॉल्ट बनाने के लिए -3, जबकि सोडियम का चार्ज होता है +1, फार्मूला बन जाएगा Na3PO4। पता ही चला कि एक फास्फोरस के लिए 3 सोडियम चाहिए। ठीक हो गया, तो 4 फास्फोरस के लिए कितने चाहिए होंगे फिर। तो आपको इसको सेट करने के लिए गौर से देखें तो फास्फोरस आपके पास 4 है ना, तो जब 4 हैं तो यहाँ पे 4 लगा दिया, फॉस्फेट आपके 4 हो गए। सोडियम आपको चाहिए होंगे 12, तो इसका मतलब 6 चाहिए होंगे इसके। तो 6 से जाके इसकी बैलेंसिंग होगी, तो विच इज़ नॉट करेक्ट अगेन। उसने कहा था कि 1 मोल होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। एंड द लास्ट वन, इस पर आपको पता है कि एक H2SO4 बनना है, बन जाने दें, और साथ आपने रिएक्शन करवाना है किससे, सोडियम ऑक्साइड से। तो इसमें फिर सॉल्ट बनना है। सॉल्ट बनाने के लिए आपका एसिड के H हटा दें और उसकी जगह पे मेटल लगा दें। ठीक है, इसका चार्ज +1 होता है, इसका चार्ज -2 होता है, तो फार्मूला ये बनेगा। इसका मतलब हो गया कि एक सल्फेट के लिए 2 सोडियम चाहिए, तो आपके पास एक सल्फेट है इसमें और 2 सोडियम है, तो इसका 1 मोल चाहिए इसके 1 मोल के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो है आपके पास आंसर बन जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इनसॉल्युबल इन वाटर, बैरियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, बैरियम क्लोराइड सॉल्युबल है, बैरियम हाइड्रोक्साइड भी सॉल्युबल है, और बैरियम सल्फेट भी इनसॉल्युबल है। तो ऑल कार्बोनेट इनसॉल्युबल बताया था आपको, एंड ऑल सल्फेट सॉल्युबल एक्सेप्ट कैल्शियम, बैरियम, लेड। तो बैरियम का सल्फेट इनसॉल्युबल होगा। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि लेकिन सॉल्युबल हो जाता है लो पीएच में। लो पीएच का मतलब क्या है, एसिड में डिसॉल्व हो जाए। तो इनमें से कौन एसिड से रिएक्शन कर सकता है जो पानी में नहीं हो रहा। आपके पास ये 2 थे ना बस, एसिड से कौन रिएक्शन करेगा, कार्बोनेट। तो आपके पास कार्बोनेट जो है वो एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा, जबकि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो पानी में इनसॉल्युबल और एसिड में डिसॉल्व हो जाए तो दैट इज़ बैरियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ये। क्लोरीन जिसमें करती थी आपके पास कोल्ड और हॉट वाली, तो ये अब जो दी है उसने हॉट वाली इक्वेशन दी है आपको, और कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन बोथ चेंजेस। देखें, हाइड्रोजन के बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन कंपाउंड की फॉर्म में है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कंपाउंड की फॉर्म में। चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर भी +1 होगा, यहाँ पर भी +1 होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसने कहा कि दोनों की बोथ की चेंज हो रही है, ऑक्सीजन स्टेटस की भी, तो ये वाली बात गलत होगी। इसकी गलत, क्लोरीन की चेंज हो रही है, हाइड्रोजन की नहीं। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन -1 एंड +1, ये बात गलत है। इस पर तो -1 है, लेकिन इस पर तो +5 होती है ना, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। तो ये भी सेकंड भी गया ऑप्शन। इफ़ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड इज़ यूज्ड तो NaClO प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ दिस, ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोल्ड यूज़ करेंगे तो इसकी जगह पे ये बन जाता है आपके पास NaClO। तो ये वाली बात तो सही लग रही है मुझे, इसको टिक कर देते हैं फ़िलहाल। एंड सोडियम अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, नहीं सोडियम नहीं जाता, क्लोरीन जाता अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब। अब द रिजल्टिंग मिक्सचर इज वार्म एंड द गैस इज गिवन रेड लिटमस पेपर से, द पेपर चेंजेस रेड टू ब्लू। देखें, बेसिक गैस है और बेसिक गैस एक ही होती है हमारे पास, कौन सी, अमोनिया। अमोनिया गैस होती है। बनती कैसे, अमोनिया गैस बनती है जब आप अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, किसी बेस के साथ। तो आपने अमोनियम सॉल्ट ले लिया था, तो जो X डाला वो बेस होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ उसकी वजह बता देते हैं आपको। इसके पास ये H जो प्रोटॉन है, ये अमोनिया एक गैस का मॉलिक्यूल के पास लोन पर होता है, इसके पास जाके छुप जाता है
और डेटिव बॉन्ड बना के बन जाता है NH4 पॉजिटिव। अब आपको पता है कि इसमें H पॉजिटिव है, इसको हम कहते हैं इस आयन को एसिडिक है। तो जब इसको एसिड को मारना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके सामने OH को लेके आएंगे, तो OH इसके इस H को खा जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा, तो बन जाएगा वाटर और आपके पास अमोनिया रिलीज़ हो जाएगी। तो इसमें जो है X का रोल क्या है, X जो है उसने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। इसका जो प्रोटॉन था ना, इसने इसको असल में उठा लिया जो इसके अंदर छुपा हुआ था, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो आपके पास B इज़ द करेक्ट आंसर। सोडियम ऑक्साइड के बारे में और 3 ऑक्साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है इसने कुछ। तो सोडियम ऑक्साइड बेसिक होता है, जाइंट आयनिक होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, रिएक्ट रेडिली विद वाटर, ठीक है, हाईली डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो एम्फोटेरिक नहीं होता, जाइंट आयनिक होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, स्लाइट रिएक्शन विद वाटर, ये वाली बात ठीक है, पानी में पार्शियली डिजॉल्व होता है सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल होता है, तो ये वाली बात तो ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है इसका, तो मेल्टिंग पॉइंट ठीक ठाक होता है। ये आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में ओ लेवल में पढ़ा था, तो 2100 डिग्री सेल्सियस होता है इसका, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। सिंपल नहीं होता, जाइंट आयनिक होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो आपके पास कौन सा रो मैच कर रहा है, तो आपके पास रो मैच कर गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हीट कर रहा है कैल्शियम नाइट्रेट को। तो बेटा आपको पता है कैल्शियम नाइट्रेट से गैसेस बननी है, ये जो गैसेस जा रही हैं आपको पता है कौन कौन सी गैस बनेगी इससे। तो ये बातें तो अब आपको पक्की ठक्की आनी चाहिए इस स्टेज के ऊपर। तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, 2 बनेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाफ बनेगा आपके पास ऑक्सीजन। तो आपके पास यहाँ पर क्या रखा हुआ है, आपने लिटमस सोल्यूशन रखा हुआ है। तो इनमें से ये तो इधर ही रुक जाएगा ना, सॉलिड है ये, तो इधर ही रह जाएगा। तो ये दोनों गैसेस जो हैं यहाँ पर आपके पास NO2 भी इसमें जाएगी एंड O2 भी जाएगी। तो इनमें एसिडिक गैस कौन सी है जो लिटमस के साथ एसिडिक है बेसिक, तो आपके पास ये वाली नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो ये सॉल्यूशन को रेड कर देगा, और जो यहाँ से गैस निकल के जा रही न्यूट्रल ये वाली, इसको लाइटेड स्प्लिंटर भी चेक कर रहा है, तो ऑक्सीजन जो है रीलाइट कर देती है, रीलाइट ग्लोइंग स्प्लिंटर। ऑक्सीजन का टेस्ट होता है रीलाइट ग्लोइंग स्प्लिंटर, तो फ्लेम बर्न मोर ब्राइटली, ये तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। हाउ डज द कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप 7 वाली कहानियाँ कर रहा है ये। तो क्या बनता था आपके पास, ये सॉलिड फॉर्म में होता था। तो आपके पास पहली बात ये है कि इसका HSO4 और इसका एक H निकल जाता था, और यहाँ से इसकी जगह पे Na आ जाता था और ये बन जाता था। तो यहाँ पर ये एसिड के तौर पे भी काम किया, क्यों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर भी -1 है, इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सका। तो पहला जो रिएक्शन था किसी भी केस में, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली, एसिड ओनली, एसिड। और जहाँ भी रिएक्शन आगे प्रोसीड करता था, आपको पता है कि आगे इस रिएक्शन में प्रोसीड नहीं करना, HCl की पावर कम होती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सनट्रेटेड के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, तो ऑक्सीडाइजिंग के तौर पे बिहेव नहीं कर सकता। हाँ, ब्रोमाइड अगर आयोडाइड होता तो उसमें आपके पास ऑप्शन होता एसिड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों। विच स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड इज करेक्ट। तो कंपाउंड नाइट्रोजन के उसके बारे में, इन हैबर प्रोसेस टेम्परेचर इज केप्ट हाई फॉर गुड यील्ड बोल रहा है, यील्ड में डाउट है। हाइट आपको पता है कि इसमें N2 3H2 रिवर्सिबल विद 2NH3 लिख दिया मैंने। आपको पता है कि एक्सो होता है ना, हैबर और कॉन्टैक्ट की रिएक्शन, तो हाई टेम्परेचर से रिएक्शन तो पीछे जाएगा, तो यील्ड कहाँ बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा, यील्ड नहीं बढ़ेगी। काटो इसको। नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव, भाई अगर अनरिएक्टिव है तो फिर रिएक्शन उसका होता क्यों है, फिर बनते तो हैं उसके कंपाउंड। अनरिएक्टिव बिल्कुल टोटली तो नहीं काउंट कर सकते, और डबल बॉन्ड नहीं होता, ऑलमोस्ट यहाँ पर एक वर्ड होना चाहिए था ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव, और दूसरी बात डबल बॉन्ड नहीं होता, 2 जगह से कट जाएगा। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बोल रहा है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करते हैं सूटेबल कंडीशन में। हाँ करते तो हैं, किस में, कैटालिटिक कन्वर्टर में। तो आपके पास ये N2 बन जाता है, अपनी ऑक्सीजन उसको दे देता है, ये CO2 बन जाता है। तो ये वाली बात सही है। द फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट इज दिस, नहीं ये गलत है। अमोनियम की वैलेंसी +1 होती है, इसकी -2 होती है। कलर चेंज कर देता हूँ, इसकी होती है +1, इसकी होती है -2। तो फार्मूला इसका होना चाहिए था NH4 2SO4, तो ये वाली बात भी गलत है।
क्वेश्चन नंबर 20, विच पेयर ऑफ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स जो हैं कौन कौन से होते थे आपको बताया था, और थोड़ा सा आपको याद भी होना चाहिए। नंबर 1 जेन में रख लें दोबारा, जो एल्कीन होता है ना, इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा साइक्लोएन, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन 2 शॉर्ट होते हैं। दूसरा आपको क्या बताया था, दूसरा आपको बताया था कि एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ होता है कीटोन। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन नहीं देखा। एंड थर्ड इज ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके साथ होता है हमारे पास एस्टर। दोनों के फार्मूला की बात करें, इसका फार्मूला होता है हमारे पास CnH2n, इसका फार्मूला होता है हमारे पास CnH2nO, और इसका फार्मूला होता है हमारे पास CnH2nO2। तो इससे पहचानना होता है। तो देखते हैं, ये अल है, ये कीटोन नहीं है, काटो इसको। ये ओइक एसिड है, ये OH है, तो ये एस्टर हो गया आपका, और ये ओइक एसिड हो गया, तो B इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, काटें इसको। उसने बोला फंक्शनल ग्रुप। एंड अमाइन नाइट्राइल, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, कहीं ना पढ़ाया ना पढ़ाया। 21 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई सूटेबल मटेरियल टू प्रोड्यूस ब्यूटेन नाइट्राइल। अब इसमें देखें, आपको याद अगर हो, ब्यूटेन नाइट्राइल का मतलब 4 कार्बन होने चाहिए इसमें। तो आपके पास ये ब्यूटेन नाइट्राइल का फार्मूला लिख दूँ, देखें ये 3 हो गए, चौथा कार्बन इसी से आ रहा है, इससे ये 4 कार्बन हो गए, तो ये ब्यूटेन नाइट्राइल है। अब ब्यूटेन नाइट्राइल अगर बनाना है आपको, तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या होना चाहिए, तो गौर से देखते रहें। पहली बात, Br की जगह पे अगर आपको Cn को लेके आना, तो फिर HCl ना लेके आए, NaCN को लेके आए। ठीक है, तो अगर इस पर 3 थे ऑलरेडी, तो एक Cn इसमें और आके लग जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, तो आपके पास बन जाएगा ये। ठीक है, HCN का बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, आपको याद हो अल्काइल हैलाइड वाला। तो हमें इसकी जगह पे जब भी सब्स्टिट्यूशन करवानी होती है, जिस चीज़ को लेके आना है, आप HCN के साथ ना लेके आएँ, बल्कि NaCN के साथ लेके आएँ। फ़ायदा क्या है, इसमें आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, जबकि इसमें ये आयनिक कंपाउंड होने की वजह से ये बॉन्ड ऑलरेडी टूटा हुआ है, रेडी है फॉर द अटैक। तो इसलिए हमें न्यूक्लियोफाइली चाहिए होता है, तो आपके पास ये बन जाएगा। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। और अगर आपने इसको यूज़ किया तो फिर पेंट बन जाएगा। 4 इसमें ऑलरेडी है, 5वां कार्बन आएगा तो 5 बन जाएगा। हमें ब्यूट चाहिए था 4। अच्छा जी, नेक्स्ट 22 में कह रहा है कि इसका नाम इथेन डायोइक एसिड है। ईथ इसलिए कह रहे हैं कि 2 कार्बन है, और डायोइक इसलिए कह रहे हैं कि इधर भी एसिड इधर भी एसिड। इसकी रिएक्शन करवाया इथेनॉल का, तो इथेनॉल को लेके आता हूँ। इथेनॉल इसमें दोनों जगह से आएगा, तो ये इथेनॉल का OH हो गया, और ये इथेनॉल खुद हो गया। सिमिलरली ये इसका OH हो गया, और ये इथेनॉल हो गया। अब आपको पता है कि इसका OH और इसका H ने आप इसमें कंडेंस हो जाना। ठीक है, तो अल्कोहल का OH चला जाएगा, इसका H चला जाएगा, तो ये कंडेंस हो जाएंगे। तो आपके पास जो फार्मूला बच जाएगा वो ये हो जाएगा ना, CH3 एंड फिर CH2। उसके बाद आपके पास आ जाएगा OOC, या खोल देता हूँ मैं अभी, C डबल बॉन्ड एंड फिर C डबल बॉन्ड एंड फिर इसका O है। उसके बाद फिर आपके पास CH2 है एंड CH3 है। वो कह रहा है इसका डाइएस्टर का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा। एस्टर 2 बन गए इसमें, डाइएस्टर स्ट्रक्चर फार्मूला तो आपको नज़र तो आ रहा है साफ साफ। तो लेट्स स्टार्ट। देखें, इसमें आपके पास मैं कट लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप कट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इथेनॉल आ रहा है, सेट है। यहाँ पे आपने कट लगाया तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, ये तो एसिड आ रहा है, और प्रोप वाला एसिड आ रहा है, तो ये तो बात गलत हो गई। इसमें आते हैं आप, यहाँ पे कट लगाएं, यहाँ पर ईथ आ रहा है, यहाँ पे आप कट लगाते हैं तो यहाँ पर भी ईथ आ रहा है, और बीच में 2 कार्बन का एस्टर आ रहा है। ठीक है, B आंसर हो जाएगा। नीचे वाले में आते हैं, कट लगा दें, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये प्रोपेनोइक एसिड बन रहा है, और हमारे पास इथेनोइक एसिड था। सिमिलरली यहाँ पे कट लगाएं तो यहाँ से तो ईथ सेट है, वहाँ से नहीं हो रहा। सिमिलरली अगर यहाँ पे लगाते हैं तो आपके पास यहाँ से कट करेंगे तो आपके पास इथेनोइक एसिड बन रहा है, एसिड है और इथेनोइक एसिड बन रहा है। और इस तरीके से यहाँ पे कट लगाते हैं आप तो मीथेनॉल बन रहा है। तो आपके पास दोनों तरफ जो है आपके पास क्या क्या होना चाहिए था, तो मैं आपको दूसरी तरीके से मार्क करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये बात इसमें पहचानने में आसानी हो जाए। तो गौर से देखिएगा, अगर आपने यहाँ तक काम किया था और यहाँ तक काम किया था, इसको देख लें और ये वाला काम भी देख लें।
ठीक हो गया। तो शुरू करते हैं। आपके पास यहाँ पर CH3 आ रहा है और यहाँ पर ये C3 आ रहा है, तो ये वाली बात मैच नहीं कर रही, दिस इज़ रॉन्ग। इसमें आपके पास यहाँ पर भी CH3 आ रहा है और यहाँ पर भी CH3 आ रहा है और बीच में 2 कार्बन वाला वो भी आ रहा है। ठीक है, ऊपर वाले में देखें तो आपके पास 1 कार्बन वाली चीज़ आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से आप पहचान सकते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि कंपाउंड J है कोई और उसके बारे में कौन सी बात ठीक है। देखिए, इसमें आपके पास CO की पीक चेक करनी है आपको, 15 से 17 के दरमियान होती है, ये रही आपके पास। तो CO की पीक तो इसमें प्रेजेंट है। अगली पीक बोल रहा है CN के पीछे पड़ गया है, CN की पीक। तो डेटा बुकलेट में चेक करते हैं CN की पीक कहाँ पे आती है। तो CN की पीक जो है आपके पास आती है 22-50 और वीक सिग्नल होता है। ठीक है, चलते हैं, कहाँ गया, 22-50 में। तो आपके पास ये 20 है, 21, 22 एंड 20 इधर इस जगह पे तो कोई पीक नहीं आ रही है आपके पास। ठीक है, तो 2200 से 2250 तक कोई पीक नज़र नहीं आ रही है आपको। इसका मतलब CN एब्सेंट होना चाहिए। काटो इसको, बोथ प्रेजेंट नहीं, ये प्रेजेंट है वो नहीं है, नीदर ये प्रेजेंट है ये नहीं है, ये बात भी गलत होगी। और CO इज़ प्रेजेंट, CN इज़ नॉट, C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलीमर का। एडिशन पॉलीमर है, आपको तरीका बताया था इसका, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया उसने, लेकिन आराम से कर लेंगे अगर मेथड को एक्वायर करेंगे तो। मेथड क्या था, जो लाइन हॉरिजॉन्टल में पॉलीमर के बीच में से गुजर रही होती है, ये वाली लाइन, हमने कहा था 2-2 कार्बन पे कट लगा दें, तो लगा दें, किसने मना किया है। देखें, 1 कार्बन और 2 कार्बन पे कट लगा दिया, फिर आपने 1 कार्बन और दूसरे कार्बन पे कट लगा दिया। देखिए, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। अब इसको उतारे नीचे, इतना प्यारा है कि ऐसा है, फिर ऐसा है, और फिर ऐसा था और ऐसा है। अच्छा, गौर से सोचिएगा कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट होकर इनको आपस में कनेक्ट किया उसने। ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, तो ये वाला बॉन्ड इसको कनेक्ट कर दिया, ये वाला बॉन्ड इसको कनेक्ट कर दिया। तो आपको इस जगह पे डबल बॉन्ड लगाना, डबल बॉन्ड लगा दिया। अभी भी कोई शक्ल कोई ख़ास क्लियर नहीं हुई, उसने बहुत सारी टेढ़ी वेढ़ी बना के दे दी हैं। तो अब इसमें क्या करना है, हमें लंबी चेन की सिलेक्शन करनी, नाम रख देंगे तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप गौर से देख लें कि हमने इसको, इस पीस को उठाया था, कैसे मार्क करें, ऐसे मार्क करें। ठीक है, ये चीज़ उठाइए, तो इसके बीच में इस जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन में डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसमें लंबी चेन की सिलेक्शन करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो डबल बॉन्ड लंबी चेन का पार्ट होना चाहिए। जब यहाँ पहुँच गया ना मैं, यहाँ, तो यहाँ पहुँचने के बाद अगर आगे जाऊँ तो 1-2, और नीचे जाऊँ तो इस जगह से 1-2, और अगर इस तरफ जाऊँ तो 1-2, किसी भी तरफ चला जाऊँ एक ही बात बन रही है। चले, मैं ऐसे सीधा ले जाता हूँ इसको, ऐसे ले जाता हूँ। कार्बन की नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग में ये हो गया कि कार्बन नंबर 1 हो गया, डबल बॉन्ड के नज़दीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, अच्छा ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो पहली बात पेंट है और 2 पे इन आ रहा है और 3 पे आपके पास लगा हुआ है C2H5। कार्बन नंबर 3 पे C2H5 लगा हुआ। इज इट C2H5 ना? यस। चलिए शुरू करते हैं। तो 5 कार्बन की चेन, 2 हो गए। अब अगर मैं इस तरफ जाऊँ, 1-2, 1-2, 1-2, किसी भी तरफ चले जाते हैं, तो हम यहाँ से इस तरफ चले जाते हैं। नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग हमारे पास आ जाएगी 1 and 2 and 3 and 4 and 5। और कार्बन नंबर 3 के ऊपर आपके पास क्या चीज़ लगी हुई है, अच्छा फिर कार्बन नंबर 4 भी लगी है। हम इसको थोड़ा सा इसमें देखें तो 3 पे ये लगा हुआ है और 4 पे CH3 लगा हुआ है। तो इसमें हमारे पास 3 पे ये तो आ रहा है और 4 पे C आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये अजीब सी चीज़ आ रही है। एक मिनट, एक और काम करके देखते हैं। हम लंबी चेन की सिलेक्शन जो है इस तरफ चलते हैं, एक ही बात हो जाएगी। ये यहाँ पे जाने के बाद इस तरफ मुड़ता हूँ, इधर चले जाता हूँ। तो गिनती 1 2 3 4 5 हो गई। तो हम ऐसा इसलिए किया कि ब्रांच एक ही आए ताकि पहचानने में आसान हो जाए। तो ब्रांच आ रही है 3 पे और आपके पास ये आ रही ब्रांच, ठीक है।
तो गिनती यहाँ पर भी करते हैं तो इस तरफ चले जाते हैं, उस ब्रांच को छोड़ दिया हमने, 1 and 2 and 3 and 4 and 5, ठीक है। तो कहीं और ब्रांच नहीं आ रही, सिर्फ 3 पे आपके पास ये चीज़ आ रही है, तो यहाँ पर भी आ रही है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरे वाले भी चेक करके दिखा देता हूँ आपको कि इसको हमने रखा अगर ऐसे, तो आपको ऊपर जा सकते हैं, जाएंगे आप इस तरफ आप आएंगे तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है गिनती। अगर करेंगे स्टार्ट तो आपके पास गिनती स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3, इधर से 1 2 3 4 5 6, तो ये तो नहीं है आपके पास। सिमिलरली आप किसी और को मार्क करके देखते हैं, आप इधर से चलना शुरू किया, ऊपर तो जाना पड़ेगा आपको, इस तरफ कार्बन जहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं उस तरफ चले जाएँ आप, ऐसा करके देख लें। तो गिनती अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6, तो यहाँ से ब्रांच भी आ रही थी नज़दीक, तो इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। तो 6 पे जा रहा है, ये भी नहीं हो रहा। एंड सिमिलरली इसमें अगर चलते हैं तो आपके पास ये ऐसा हो जाएगा, और फिर ऐसा कर देते हैं, इसमें 5 कार्बन की चेन बन रही है मेरे ख्याल में, 1 2 3 4 5, और कार्बन नंबर 3 पे आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ थी, ये चीज़ आपके पास, सॉरी, ये चीज़ आपके पास कार्बन नंबर 3 पे होनी चाहिए, तो हमारे पास ये कार्बन नंबर 2 पे आ रही है, ये चीज़, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स कंसिडर्ड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। नॉन साइक्लिक आपको बनाने हैं, नॉन साइक्लिक किसके, इसके एल्कीन है ये, तो इसके लिए हम कर लेते हैं वर्किंग थोड़ी सी। आपके पास है C5H10, क्या क्या देखना है आपको, स्ट्रक्चरल आइसोमर भी देखने हैं, स्टीरियो भी देखना है। चलें शुरू करते हैं। एल्कीन है, आपको ये पता चल गया, आपके पास पहला आइसोमर हो गया, स्टेट चेन बना के कार्बन नंबर 1 पे लगा दिया। दूसरा इसकी पोजीशन आइसोमर बन सकता है, इसका इधर लेके आ गया, तो इसका नाम, ऊपर वाले का नाम है 1 पेंटीन, दूसरे का नाम हो जाएगा 2 पेंटीन। तीसरा अगर बनाने की कोशिश करता हूँ पोजीशन चेंज करके, आपको पता है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका नाम भी 2 पेंटीन बन जाएगा, ठीक है। गिनती आपको यहाँ से स्टार्ट करनी थी, अब इसको आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब क्या करें, जब पोजीशन चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, कार्बन चेन छोटी कर दें, तो आपने 4 कार्बन की चेन कर दें, पहले 5 की थी अब 4 की कर दी, और वो जो आपने कट किया था पीस, उसको लगा दें इधर और डबल बॉन्ड लगा दें इधर, ठीक हो गया, एक हो गया आपके पास। इसके बाद जो है आप डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर लें या इसको ब्रांच को चेंज कर लें, एक ही बात होगी। तो देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं बात को। इसको मैंने ऐसे ही रखा, डबल बॉन्ड को यहाँ पे लेके आ गया, और इस तरीके से इसको मैंने यहीं पे रखा और डबल बॉन्ड यहाँ पे लेके आ गया। इस वाले का नाम जो है आपके सामने है, इसका भी नाम आपके सामने, इसका भी नाम आपके सामने। यहाँ पे गिनती यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, यहाँ पे स्टार्ट होगी 1 2 3 4, जबकि यहाँ पे स्टार्ट होगी 1 2 3 4। ऊपर वाले का नाम हो जाएगा आपके पास 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, इसका नाम हो जाएगा आपके पास 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, इसका नाम हो जाएगा आपके पास 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ठीक हो गया। अब आपके पास ये बन गए हैं इतने। अच्छा, अब इसकी पोजीशन चेंज करके देखता हूँ कि अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बना ही देते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाता हूँ इधर। तो हमने एक को मूव किया था, देखते हैं कि ये वाला बन सकता है कि नहीं। इसका नाम अगर चेक करते हैं तो आपके सामने है, इसका नाम बन जाएगा आपके पास 1 2 3 4, इसका नाम बन जाएगा 3 मिथाइल एंड 1 ब्यूटीन। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, इसका मतलब आगे करने की ज़रूरत नहीं है, डबल बॉन्ड या ब्रांच किसी एक को चेंज करना था। आखिरी चीज़ जो है स्टीरियोमर्स देखने, आपके पास आइसोमर आ चुके हैं। टर्मिनल वाले पे ये जो है इसका सिस ट्रांस नहीं हो सकता, लेकिन बीच वाले का सिस ट्रांस हो सकता है अगर डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है। आपको पता है कि CH3 हो गया, तो इसमें अगर गौर से देख सकें तो ये दोनों अलग अलग हैं, सिमिलरली ये दोनों अलग अलग हैं, इसका सिस ट्रांस भी होगा, मतलब +1। फिर ये टर्मिनल पे आ रहा है, इसका सिस ट्रांस नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रह जाएगा। इसकी बात करें तो ये दोनों CH3 हैं, गौर से देखें, इस कार्बन के साथ लगे हुए दोनों CH3 हैं, तो इसका सिस ट्रांस भी नहीं हो सकता। इसमें आते हैं तो आपके पास ये टर्मिनल पे आ रहा है, इसका भी सिस ट्रांस नहीं हो सकता। तो आपके पास टोटल आइसोमर्स हो गए 1 2 3 4 5 6,
तो 6 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 26 क्वेश्चन के अंदर इसको मिस रीड नहीं करना था और लिखा जो है इसको पढ़ना था एक्सेस ऑफ ड्राई HBr। इसका मतलब आप इसको कॉन्सनट्रेटेड HBr भी कंसिडर करेंगे। देखें डबल बॉन्ड पे तो उसने आना ही आना था, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि OH की जगह पे भी कॉन्सनट्रेटेड अगर HBr से रिएक्शन करवाएं तो OH की जगह पे भी आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी शक्ल जो बन जाएगी वो इतनी प्यारी हो जाएगी कि आपके पास, और देखते हैं कि मेजर माइनर का वर्ड यूज़ किया है या नहीं किया। अच्छा जी, यहाँ तक ठीक है। तो आपको पता है कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, मैं थोड़ी देर में भी हटा दूंगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे था, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास OH था। अच्छा, अब जो है जब इसमें हम HBr को मेजर का वर्ड यूज़ किया है, मतलब मार्कोवनी कॉफ रूल को देखना है, तो आपके पास इस कार्बन पे 4 डंडियाँ पूरी हैं जबकि ये CH है। तो HBr को जब ऐड करेंगे तो H इनमें से यहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी होते हैं, तो Br जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये डबल बॉन्ड ख़त्म करूँगा मैं इसको, ये ख़त्म कर दिया, तो Br ने आके लगना है कहाँ पर, इधर, और H ने जाके उधर लग जाना है। H शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं इस वाले को देखते हैं। अगर तो यहाँ पर 4 वैलेंसी पूरी जबकि ये CH2 है, तो अब HBr की अगर बात करें तो Br जो है इस कार्बन पे जाएगा, H इस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे H ऑलरेडी ज़्यादा है। तो इसको हम हटाते हैं अगर, तो हमारे पास Br ने आके लगना है इधर। अच्छा, अब HBr है तो HBr का जो एसिड होता है आपको पता है, तो इसका ये पॉजिटिव जो है इसके लोन पेयर के साथ रिएक्शन करके इसको ख़राब कर देगा, और उस वक्त जो है चांस मिल जाएगा किसको, Br को। तो Br जो है यहाँ पर भी आके लग जाएगा आपके पास 3 जगहों पर। तो पहली बात तो आप देख लें कि रिंग में कहाँ पे, रिंग में जहाँ जहाँ से ब्रांच ओरिजिनेट हो रही है, जहाँ जहाँ से ब्रांच ओरिजिनेट हो रही है Br वहीं पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये वाला Br यहाँ पर और यहाँ पर भी ठीक है, और ये गलत है और ये भी गलत है। तो ये 2 ठीक हो रहे हैं आपके पास, इसमें उसने डबल बॉन्ड ही नहीं ख़त्म किया। अच्छा, आखिरी जो चीज़ थी वो जो गलती थी B और C में, वो यही थी कि आपके पास OH की जगह पे Br आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि आप कॉन्सनट्रेटेड HBr यूज़ कर रहे हैं। जो एक्सेस ऑफ HBr आपने यूज़ किया इसका मतलब कॉन्सनट्रेटेड है। तो आपके पास जो है इसका आंसर जो है ये गलत हो जाएगा। ऑलरेडी ये भी गलत था, तो आपके पास ये 2 ऑप्शन बचे थे, इनमें से C इज़ द करेक्ट आंसर। इसकी जगह Br आना है। 27 विच रिएक्शन विल प्रोड्यूस प्रोपेनोइक एसिड। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन का एसिड। पहला कह रहा है कि इस कंपाउंड को KMnO4 के साथ हीट कर दें, यहाँ से कटेगा ये। अच्छा, अब यहाँ पे ये CH आ रहा है ना, 3 कार्बन है, ये जो अगर CH आए डबल बॉन्ड के साथ ये एसिड बन जाता है, तो आपके पास 3 कार्बन का एसिड बनेगा इसमें। तो ये आंसर हो गया। अच्छा, बाकी तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने कट कर दिया तो आपके पास 3 कार्बन का एसिड तो बनेगा, लेकिन ये बेस जो है उसको सॉल्ट बना देगी। ठीक है, बनेगा तो एसिड एस्टर था, इसके हाइड्रोलिसिस में 3 कार्बन की अल्कोहल बनेगी और 3 का एसिड बनेगा, लेकिन इसकी वजह से सॉल्ट बन जाएगा। शुक्र, इससे आपके पास 2 कार्बन का एसिड बनेगा, इथेनोइक एसिड, ये भी गलत हो जाएगा। और इससे अगर आप करवाते हैं तो इसमें मसला ये आएगा छोटा सा, वो ये होगा कि CH3 अपनी जगह पे है, ये एल्डिहाइड बना रहा हूँ मैं, इधर डबल बॉन्ड होता है इसके। तो जब आप इसमें HCN ऐड कर देंगे तो H यहाँ पर आ जाएगा और CN यहाँ पर आ जाएगा। और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास ये शक्ल बच जाएगी, आपके पास CH3 CH होगा, यहाँ पर OH होगा, और ये C रह जाएगा, इसकी जगह पे OH आ जाएगा। बन तो गया प्रोपेनोइक एसिड, लेकिन इस प्रोपेनोइक एसिड में गौर से देखें तो OH भी आ रहा है, तो ये हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड है, और हमें क्या चाहिए था, सिर्फ प्रोपेनोइक एसिड। तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28, इसमें कह रहा है कि कंपाउंड X ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आपको पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये जो है एल्डिहाइड को भी करेगा रिड्यूस, कीटोन को भी करेगा, एंड ओइक एसिड को भी रिड्यूस कर देगा। आपके पास कीटोन था, ये कीटोन है, एंड ये ओइक एसिड है, दोनों ही। इससे आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगी, उससे आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगी। तो ये तो गलत है दोनों, ये तो ऐसा नहीं रहेगा। अल्कोहल बन जाएगी, अल्कोहल बन जाएगी यहाँ से, और वहाँ से भी आपके पास अल्कोहल बननी चाहिए, ये एसिड रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्केलेटल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हीटेड एंड रिफ्लक्स विद डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट जो है सिर्फ इसको, ये जो प्राइमरी अल्कोहल थी ना, ये CH2 जब आ रहा है OH के साथ प्राइमरी अल्कोहल, इसको एसिड बनाएगा और कुछ नहीं करेगा। तो आपके पास की शक्ल बन जाएगी CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर CH रहेगा एंड ये लास्ट वाला पार्ट बन जाएगा COOH। कार्बन को काउंट करें तो आपके पास कार्बन आ रहे हैं 1 2 3 4। तो आपके पास, आप चेक कर देते हैं, आपके पास डबल बॉन्ड रहना चाहिए और एसिड बनना चाहिए। तो आपके पास 4 कार्बन, तो काउंटिंग करवाता हूँ आपको मैं। तो 2 3 4, और ये जो है आपके पास एल्डिहाइड छोड़ा है इसने, हमें एसिड बनाना है क्योंकि उसने रिफ्लक्स किया हुआ है इसको। दूसरे वाले में चलते हैं। तो 1 3 4, तो आपके पास पोजीशन नंबर 1 2 एंड 3 पे चेक कर लें। 1 2 3 4, इसमें एसिड बन चुका है इसलिए चेक किया इसको मैंने। तो 1 पे एसिड हो गया, 2 पे और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें 2 अल्कोहल लेके आ गया पता नहीं कहाँ से, और इसमें भी 3 अल्कोहल मतलब लेके आ गया ये, तो कोल्ड KMnO4 से होता है। तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 30 में कहना था डायग्राम शो द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड Q। अच्छी बात है जी। 2 rings X and Y contain carbon-carbon double bond. Which thing is correct? Number of ester group in one molecule of Q. Q में ester linkage कौन कौन से हैं? तो ester linkage आपके पास CO के बाद C आ रहा है, एंड इसी के CO के बाद C आ रहा है, तो आपके पास 2 ester linkage हैं। उसने कहा कि डिस्क्रिप्शन X and Y, अच्छा उसने कहा है कि बोथ आर प्लेनर एंड नीदर आर प्लेनर। देखिए ये बात आपको कहीं बताई थी मैंने कि 3 कार्बन का रिंग हो तो ये प्लेन में होता है, अगर 4 कार्बन का रिंग हो तो ये भी प्लेन में होगा, और 4 से ज़्यादा अगर हो तो नॉन प्लेनर हो जाएगा। मतलब 5वां जैसे लगाऊंगा, ये 4 इसके प्लेन में रहेंगे कार्बन, ये जो है आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। इस तरीके से चल रहा होता। तो क्योंकि 6 कार्बन का रिंग आ रहा है तो नीदर प्लेनर, आपके पास डी आंसर बन जाएगा इसका जी। तो क्वेश्चन नंबर 31, कार्बन एंड नाइट्रोजन आर एडजेसेंट इन द पीरियड टेबल। आपको पता है कि सेकंड पीरियड में हैं दोनों। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका नाइट्रोजन का 7 होता है। तो विच प्रॉपर्टी बोथ है, दोनों में होनी चाहिए। अच्छा, अगर कन्फ्यूजन की बात करें तो वो कह रहा है कि एन एम्प्टी 2p ऑर्बिटल इन ईच, दोनों में होगा ना। कार्बन में तो होगा, उसमें नहीं होगा। क्यों? कार्बन 6 होता है तो 1s2 2s2 एंड 2p2। इसमें जो 2p है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एक ऑर्बिटल एम्प्टी होगा। लेकिन नाइट्रोजन में तो आपको पता है कि हाफ फिल्ड होता है, कई दफ़ा पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। IE के लिए 1s2 2s2 एंड 2p3, तो इसमें आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये वाली बात जो है कि एन एम्प्टी दोनों में होता है ईच में, तो ये वाली बात गलत हो गई। इसके बाद सेकंड जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑक्यूपाइड इज 2, तो आपको पता है कि सेकंड पीरियड के हैं और तो यही होगा इसका, ये तो सीधा था। दे कैन फॉर्म कंपाउंड विद देयर ओन एटम, विद देयर एटम, एक मिनट ज़रा, दे कैन फॉर्म कंपाउंड इन विच देयर एटम कैन फॉर्म 4 बॉन्ड। तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, किसी को डाउट नहीं है। तो NH4 के बारे में भी सोचते हैं कि ये भी तो बना लेता है ना, होता तो NH3 है लेकिन नेगेटिव बॉन्ड बना के NH4 बन जाता। तो ये वाली बात भी ठीक है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इसका मतलब हो गया C इज़ द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन द लिक्विड वाटर कॉज द इंक्रीज इन विच प्रॉपर्टीज। विस्कोसिटी, थिकनेस बिल्कुल बढ़ती है, फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, द पार्टिकल्स विल बी कैन नॉट मूव फ्रीली, तो जो रेजिस्टेंस टू फ्लो मिलेगा उनको। बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, सरफेस टेंशन भी बढ़ रही होती है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन जो आपको बताया था, पार्टिकल्स आपस में सही तरीके से जो है, अगर आप इसमें लूजली हेल्ड होंगे, फोर्सेस नहीं होंगी, तो इसमें जो है आपके पास लोअर मेनिस्कस अपर मेनिस्कस बन जाती है, जैसे मरकरी वगैरह में होता है, ठीक है। और अगर पार्टिकल फोर्सेस इसमें जो है फोर्सेस वीक होंगी तो ऐसे हो जाएंगे दूर दूर। जब फोर्सेस ज़रा स्ट्रॉन्ग होंगी तो उस वक्त जो है आपके पास यहाँ पर ऐसा हिसाब किताब हो जाएगा कि एक तो पहली बात पार्टिकल्स बड़े कंजस्टेड होंगे, दूसरी बात नीचे वाले पार्टिकल्स भी इनको खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर सरफेस टेंशन बन जाती है। तो ये तीनों बातें ठीक हैं, ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद ये इक्वेशन दी है, उसने इक्वेशन के हिसाब से पूछ रहा है कि हाउ कैन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन इज गिवन है
डिस्क्राइब करेक्टली। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, अगर मैं फॉर्मेशन के हिसाब से देखूँ तो आप देखें कि इसका 1 मोल बन रहा है एंड फ्रॉम देयर एलिमेंट, इसके अपने एलिमेंट्स हैं और अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉलिड है, ये गैस है, ठीक है, तो ये फॉर्मेशन तो ठीक है। दूसरी बात है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन, तो इसकी मतलब 1 मोल इसका कंबस्ट हो रहा है, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन जब कंबस्ट होता है तो उसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनना चाहिए, CO2 बनना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे तो ये रिस्पेक्टिव ऑक्साइड नहीं है, तो इसलिए जो है ये वाली बात गलत हो जाएगी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन, तो एटोमाइजेशन में आपके पास वैसे तो अब हट गई है डेफिनेशन हमारे पास से, लेकिन अगर हो भी तो आपके पास ये जो सॉलिड था इसको कहते हैं कि सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए, 1 मोल ऑफ गैशियस एटम फ्रॉम इट्स एलिमेंट, तो ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो तो कंपाउंड बन गया, तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। तो 1 ओनली का मतलब हो गया डी। इसके बाद जो है आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 34, तो 34 में कह रहा है व्हाट विल इंक्रीज द रेट, अच्छा जी, ऑफ दिस रिएक्शन बट विल नॉट चेंज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होती है ना, एनर्जीज जो होती हैं, तो ये डिफरेंट एनर्जीज को शो कर रहा होता है। आपके पास ये 3 रीजन बन जाते हैं, लो एनर्जी वाला, एवरेज एनर्जी वाला एंड हाई एनर्जी वाला। इसको जो चीज़ चेंज कर सकती है दैट इज़ द ओनली टेम्परेचर। किसी भी गिवन टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसका प्रोपोर्शन ये था, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें 10 हैं, इसके 20 हैं, इसके 7 है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तो ये प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता। हाँ, कैटलिस्ट से फिर क्या होता है, कैटलिस्ट से इसको प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी को कुछ नहीं होता, सिर्फ बैरियर पीछे आ जाता है, तो इसलिए एडिंग कैटलिस्ट नहीं होगा। कैटलिस्ट ऐड करने से जो है आपकी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वाली बात ठीक हो गई ना, मतलब करेक्ट हो गया। नॉट बोला उसने, नॉट चेंज, रेट तो बढ़ जाएगा, रेट बढ़ना चाहिए, इंक्रीज द रेट, लेकिन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करने से इफेक्टिवली ज़्यादा हो जाएगी, रेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन उससे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वाली बात भी ठीक है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, रेट भी बढ़ेगा और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी चेंज हो जाएगी, इसलिए ये इम्पैक्ट डालेगा, इसलिए उसने कहा था कि ना डाले, इसलिए हमारे पास ये वाली बात गलत हो जाएगी। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। 35 एसिटीन। एसिटीन लास्ट मेंबर होता है ग्रुप 7 का, कौन सी बात इसके लिए सही है? इट्स अ डार्क कलर्ड सॉलिड एट RTP, ठीक है। नीचे की तरफ कलर इंटेंसिटी बढ़ रही होती है, आपको पता है कि ऊपर वाले जो है पेल ग्रीन, पेल येलो, और फिर आयोडीन सॉलिड ब्लैक हो जाता है, तो ये भी ब्लैक डार्क कलर का होगा, ये वाली बात सही है। एसिटीन लास्ट मेंबर होता है आयोडीन से नीचे। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, क्या है, इसको अपने मैंने कहा था सारे नॉन मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं। असल में करता क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गेन इलेक्ट्रॉन। अब किससे कंपेयर करवा रहा है? आयोडीन से। अब आयोडीन का साइज आपके सामने है, आयोडीन ये है और एस्टेटिन ये होगा। मुझे बताएं कि आपके सामने ही है कि इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इनकमिंग को ये भी खींचेगा, तो इनमें से ज़्यादा पावरफुल कौन सा होगा? ये वाला, उसका न्यूक्लियस ज़्यादा इफेक्टिव है, इसमें दूर हो गया, तो आयोडीन इज़ मोर पावरफुल। ये कह रहा है कि ये ज़्यादा पावरफुल कर जाएगा। इट्स हाइड्राइड इज़ मोर थर्मली स्टेबल देन HBr। अब HBr में जो साइज़ ये होगा, लेकिन HI का साइज़ तो H80 का साइज़ तो ये हो जाएगा, उसका एटम तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, इफ़ यू कैन विजुअलाइज उसका साइज़, ठीक है। तो इसमें तो बॉन्ड जो है इसका स्ट्रॉन्ग होगा, जो शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होती है वो स्ट्रॉन्ग होता है बॉन्ड, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा जबकि ये वाला वीक होगा, तो ये स्टेबल ज़्यादा होगा, ये अनस्टेबल होगा। तो ये बोला स्टेबल था, ये भी बात कट जाएगी, तो 1 ओनली डी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सी बात ठीक है? एल्यूमिनियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन, आपको पता है बिल्कुल, ठीक है, कोवेलेंट है, और कोवेलेंट जितने भी क्लोराइड पानी में डिजॉल्व होते हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं, इसकी इक्वेशन आपको पता है पीरियोडिसिटी में। मैग्नीशियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस सोल्यूशन pH वेरी क्लोज टू 7, तो आपको बताया था कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो आयनिक होता है, 6.5 भी लिखा जाता है इसको और 6.7 भी लिखा जाता है, ठीक है, वेरी क्लोज टू, तो ये वाली बात भी सही थी। NaCl की 7 होती है, इसकी 6.5 लिखी जाती है, कभी 6, ठीक है, 6.9 भी लिखी जाती है, 7। सोडियम क्लोराइड जो होता है उसका सोल्यूशन जो है वो एल्कलाइन नहीं होता भाई, सोडियम ऑक्साइड का होता है। ये तो क्लोराइड है, मतलब NaCl सॉल्ट, कुछ नहीं करेगा, आयनिक है, तो आयनिक में कुछ नहीं होगा, न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। तो 1 and 2 मतलब बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस मैकेनिज्म?
तो ये CN है, अभी कल भी बच्चों ने पूछा था कि CN जो है एक्ट एज अ कैटलिस्ट, तो आपको तो बताया था, 5 मार्क का मैगजीन मारना था आपके पास। तो आपके पास देखता हूँ अगर समझाया, ये देखें आपके पास। तो इस केस में ये इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना था, ये हो गया आपके पास, H इसके पास आ गया, CN इसके पास आ गया, लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये HC का बॉन्ड है जो फ्री रेडिकल वाले में तोड़ा करते थे, तो इसकी एनर्जी वो ठीक ठाक चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यूज़ इसको करते हैं। इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, आयन की फॉर्म में होगा, तो इट कैन रेडिली अटैक। तो आप इससे स्टार्ट करते हैं। ये CN जो पहला स्टार्टिंग में जो आएगा ना, स्टार्टिंग में CN आएगा कैटलिस्ट का, ये इस पर अटैक कर देगा और फिर इंटरमीडिएट बनेगी। ये जो बन गया है ना, इसके साथ लग गया, ये कैटलिस्ट वाला लग गया है। अब जो है इस पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस तरफ से, एक इधर से, तो अब ये बॉन्ड ज़रा ज़्यादा टूटने के चांसेस बन गए। तो यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा, तो आपके पास ये जो है इसके आप पास आके लग जाएगा। अगर और से देखें इस मॉलिक्यूल में, तो पहला जो CN आके लगा है वो किसका लगा है, NaCN का, और H कहाँ से आके लगा इसका, और फिर जो है CN प्रोड्यूस हो गया इसका जो CN निकला वो ना यहाँ पे लिख दिया। जो चीज़ पहले स्टेप में यूज़ हो जाए लास्ट में प्रोड्यूस हो जाए, कैटलिस्ट होती है, ये बात आप सबको पता है। तो ये वाली बात जो है कैटलिस्ट है। CN इज़ अ न्यूक्लियोफाइल जी, इसके पास लोन पेयर होते हैं, इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, न्यूक्लियोफाइल है। और इट इज़ एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल एडिशन रिएक्शन है। आपको नज़र आ गया था पहले ही कि आपके पास डबल बॉन्ड था, और उस डबल बॉन्ड में अब क्या हो चुका है आपके सामने है। आपके पास एक जो चीज़ आ चुकी है दैट इज़ H, एक चीज़ आ चुकी है CN। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास ऐड हो गई हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही करता है वैसे कार्बोनाइल, तो ये वाली बात भी सही होगी। तो A इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड विल प्रोड्यूस येलो PPT विद एल्काइन। तो येलो PPT बनाने के लिए आपको ये जो होता है आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट, ये किस चीज़ के लिए आता है पहले गौर कर लें। ओल के लिए आता है, एल्डिहाइड के लिए आता है, एन कीटोन के लिए आता है। क्राइटेरिया क्या है, अगर अल्फा कार्बन जो है कार्बन कंटेनिंग फंक्शन हो, उसके साथ डायरेक्ट CH3 लगा हो, तब पॉजिटिव टेस्ट आएगा। एक चीज़ याद रखनी है कि ओल में टर्शरी ओल जो है वो डू नॉट रिएक्ट। तो शुरू करते हैं। आपके पास अल्फा कार्बन को मार्क करने की कोशिश करते हैं। पहले अल्फा कार्बन की बातें होती हैं, तो अल्फा कार्बन ये आ गया आपके पास, एक ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया। शुरू करते हैं फिर, ठीक है। मतलब और से देखें तो ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है आपका, ये अल्कोहल है दोनों, और सिमिलरली ये अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है। तो शुरू करते हैं। इसके साथ आ तो रहे CH3 इस अल्फा कार्बन के साथ, लेकिन ये टर्शरी है। और से देखें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो टर्शरी रिएक्शन नहीं करना। और इसकी बात करें अगर, तो इसके साथ भी पूरी चीज़ आ रही है, CH3 जो नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं करेगा। दूसरे वाले में आते हैं, तो यहाँ से अगर बात करें, ये अल्फ़ा है कार्बन, इसके साथ तो CH3 नहीं आ रहा, छोड़ दें। ये जो अल्फ़ा कार्बन इसके साथ CH3 आ रहा है, तो ये देगा पॉजिटिव टेस्ट। नेक्स्ट वाले में आते हैं, तो अगर इसकी बात करें तो ये टर्शरी अल्कोहल है, इसको हटा देते हैं। टर्शरी है, ये भी टर्शरी था, और इसको देख लेते हैं, सोच लेते हैं। अल्फ़ा कार्बन के साथ CH3 का पीस आ रहा है, तो ये देगा टेस्ट पॉजिटिव। तो 2 and 3 का मतलब हो गया C। विच स्टेटमेंट अप्लाई टू टेट्राफ्लोरोमीथेन। देखें, मीथ का मतलब होता है 1 कार्बन, और 4 वो लगा रहा है इस पर फ्लोरीन, तो ये हो गया आपके पास। इट रेडिली डिकम्पोज बाय अल्ट्रा वायलेट। इससे तो आपके पास CCl का बॉन्ड टूटता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला। इसमें तो ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। आपको बताया था कि अगर हमारे पास H हो तो उसका साइज़ तो काफ़ी छोटा होगा, ठीक है। फिर F हो जाए, उसका साइज़ चलो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर Cl आ जाता है तो उसका साइज़ तो काफ़ी बड़ा होगा ना। तो इनमें से सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होता है, ये वाला। UV लाइट से ये टूटता है जाके। तो इसलिए जो है इसका रिप्लेसमेंट में भी हमने किया था कि क्लोरीन फ्री जो होते हैं, ऐसे हमने उसमें यूज़ करने शुरू किए कंपाउंड जिसमें क्लोरीन ना हो, क्लोरीन वाला बॉन्ड। तो ये जो है रेडली डिकम्पोज नहीं होगा, झूठ है, इसमें क्लोरीन नहीं है, इसमें फ्लोरीन है। इट इज़ लेस हार्मफुल टू ओजोन लेयर देन डाई क्लोरो। ये देखें, इसमें लिखा हुआ है क्लोरो, ये क्लोरो लेके आ रहा है। ये कह रहा है कि ये वाला जो है लेस हार्मफुल होगा एज़ कम्पेयर टू उसके जिसमें आपके पास 2 Cl लगे हों, ठीक है। तो इसमें तो ये बॉन्ड टूट सकता है, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। इट्स अ नॉन पोलर, बिल्कुल इसमें नेट पोल जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। हर तरफ आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आ रहे हैं, तो कैंसिलेशन हो जाएगी। जितने ज़ोर से ऊपर खींचेगा उतने ही ज़ोर से जो है ये इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा, इस तरफ खींचेगा, नेट चार्ज आपके पास नॉन पोलर होता है। इसका भी C निकला। अगली बात कह रहा है कि इथीन के लिए और इथेन के लिए कौन सी बात ठीक है। द बॉन्ड एंगल इन इथीन होता कितना है, 120, आप सबको पता ही है। इथीन में डबल बॉन्ड होता है 1, और
इथेन में कितना होता है 109.5, ये बात भी आपको पता है। तो इज ए लार्जर, यस, इथीन का लार्जर 120 लार्जर होता है 109.5 से, पहली बात ठीक हो गई। इथीन रिएक्ट मोर क्विकली इन विद ब्रोमीन इन डार्क देन इथेन। देखिए इथेन के साथ तो फ्री रेडिकल करवाना पड़ेगा, इथेन के साथ तो ब्रोमीन रिएक्शन नहीं करेगी ना, इसके साथ तो रिएक्शन ब्रोमीन का इसका टेस्ट है, रेडिकल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात भी सही है कि इथीन रिएक्ट मोर क्विकली देन विद ब्रोमीन। कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.01 मोल्स ऑफ इथेन एंड इथीन प्रोड्यूस सेम वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर्ड एट आरटीपी। चले जला के देख लें इसको। तो अगर इसको जलाते हैं, आपको पता है इथेन में और इथीन दोनों में दो दो कार्बन होते हैं, तो दो दो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। उसने जब बात की है किसकी, कि इसकी बात की है, तो इसका मतलब कि जो साथ बनेगी उस चीज़ को तो इग्नोर करना पड़ेगा। तो आपके पास C2H4 है एंड C2H6 है। आपको पता है इससे दो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और दो पानी बनेंगे, इससे भी दो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और दो पानी बनेंगे। अच्छा, ये आरटीपी पे लिक्विड होगा, ये तो गैस नहीं हुई, काटो इसको, ये गैसेज होंगी ना। तो अगर आपके पास 2 मोल का मतलब वॉल्यूम होगा 48 डेसीमीटर क्यूब बनेगा, इसमें भी 48 डेसीमीटर क्यूब बनेगा दोनों में। तो जब सेम अमाउंट यूज़ करेंगे, ठीक है ना, मैंने फॉर एग्जांपल एक का 1 मोल लिया था, तो 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, या 48 बन रहा है, इसके भी 1 मोल से इतना बन रहा है, सेम वॉल्यूम बनेगा। तो 0.01 से भी सेम होगा, तो ये वाली बात ठीक हो जाएगी। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर में।